उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंगलूर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित द्विदिवसीय वेबिनार से जुड़े सभी विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार। हिंदी आज भारत की ही नहीं बल्कि विश्व भाषा बन गई है। हिंदी भारत के साथ सारे संसार को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम है। हिंदी साहित्य में संत कबीर, कृष्ण भक्त मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास का रामचरितमानस जैसी रचनाओं और रचनाकारों ने भारतीय साहित्य ही नहीं विश्व साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है। विश्व साहित्य में समाहित होने का एक चरण है प्रवासी हिंदी साहित्य। प्रवासी हिंदी साहित्य क्या है? प्रवासी साहित्यकार क्या लिखते हैं? उसकी रचना प्रक्रिया, रचना धर्मिता पर एक अंतर्दृष्टि डालने का प्रयास है हमारा यह अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय वेबिनार। आइए अध्ययन, अध्यापन, आलोचना, समालोचना करने से पूर्व ईश वंदना करें। कहते हैं प्रार्थना आत्मा की पुकार है। प्रार्थना के साथ किया गया कर्म परमात्मा को समर्पित होता है। इस वेबिनार का शुभारंभ प्रार्थना से करें। अब मैं हमारी द्वितीय एमए की छात्रा वत्सला से अनुरोध करती हूँ कि वो प्रार्थना गाए। वत्सला माइक ऑन करो। वत्सला तुम्हारा माइक ऑन करो। वत्सला तुम्हारा माइक ऑन करो। एक बार निकल के फिर ज्वाइन हो जाओ। मैं मैम? हाँ, अभी बोलिए। हाँ। चलो, अर्चना आप बोल सकती हैं क्या? हाँ हाँ मैम, मैं बोल बोलो सकती हूँ मैम। बोल दो। हाँ, क्या बोलना चाहिए? प्रार्थना प्रार्थना। हाँ, प्रार्थना। हाँ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरि ओम। धन्यवाद वत्सला। अब प्रार्थना के बाद प्रस्तावना का है। मानव की कर्मठता है कि वह अपना हर कर्म एक उद्देश्य के लिए करता है। लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर जरूर मिलता है मेहनत करने वालों को। इस कथन को साकार करता है मेरे सहयोगी डॉक्टर सुमा जी का व्यक्तित्व। अब मैं डॉक्टर सुमा जी, कोऑर्डिनेटर डिपार्टमेंट ऑफ पीजी स्टडीज इन हिंदी, यूनिवर्सिटी कॉलेज मैंगलोर यूनिवर्सिटी, उनसे अनुरोध करती हूँ कि ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार की प्रस्तावना प्रस्तुत करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मंगलूर विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर हिंदी विभाग की तरफ से द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस वेबिनार में हमारे विश्वविद्यालय
के कुलपति डॉक्टर पी सुब्रमण्य एडपटाई सर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी उपस्थिति हमारे लिए गर्व की बात है और उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया है। और जब हमने उनसे इस संदर्भ में बातें की तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह के सेमिनार करिए, इससे बच्चों का हौसला बढ़ जाता है और साहित्य के प्रति भी उनका जुड़ाव होता है। तो इसके लिए मैं सर जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। और साथ ही हमारे बीच हमारे गुरुवर टीवी कट्टीमनी सर, जो आंध्र प्रदेश ट्राइबल यूनिवर्सिटी की कुलपति है और साथ ही राष्ट्रीय नीति के सदस्य भी है। तो सर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और सर जी का जुड़ना ही अपने आप में बहुत ही हमें गर्व महसूस करता है। और सर जी से हम जब मिले और उनसे बातें की तो हमें हमारे कॉलेज के वो दिन याद आ गए। हमें लगा ही नहीं है कि हम किसी इतने बड़े व्यक्ति से बात कर रहे हैं। तो सर हमेशा हमसे प्यार और मोहब्बत से ही जुड़ते रहे, मिलते रहे। सर कट्टीमनी सर जी, आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगी। और सर जो है हमारे साथ जुड़े हैं और बीच भाषण भी देंगे। साथ ही हमारे कॉलेज की जो मैडम है अनुसया मैडम, हमारी जो प्रिंसिपल है, उनका सहयोग भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हमने कहा कि मैडम आप इस तरह का वेबिनार करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर करिए और हम आपका सहयोग देंगे। तो मैडम के लिए भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। और उदय कुमार सर जी, और हिंदी के प्रति इनका लगाव बहुत ही ज़्यादा रहा है। और जब सर प्रिंसिपल थे तो उन्होंने हिंदी के प्रोग्राम में बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया और हिंदी के महत्व को देकर वो हमारे साथ जुड़े हैं। और दो शब्द हिंदी के बारे में यानी प्रवासी साहित्यकार के बारे में कहेंगे तो सर को भी तहे दिल से धन्यवाद। और आज का जो संचालन है वो नागरत्ना मैडम जी कर रही है और ये 2 दिन का वेबिनार है। और हमारे जो विशेषज्ञ है वो आज जो जुड़ने वाले हैं वो नेपाल से है और उनका सहयोग भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, जिनका नाम है विष्णु लाल कुमार। और वो भी प्रवासी साहित्य के विविध आयाम पर जो अपने व्याख्यान देंगे। तो इसी के साथ आज का जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो जाता है और कल दोबारा हमारा जो प्रोग्राम है वो 12:10 को शुरू होगा और इसका संचालन करेंगे मड़केरी कॉलेज के फील्ड मार्शल कारियप्पा कॉलेज मड़केरी के श्रीधर हेगड़े जी, जो हमारे सहयोगी हैं, उनका संचालन रहेगा। और कल हमसे डॉक्टर तारू पवार सर जी जुड़ने वाले हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला के हिंदी विभाग के एचओडी है और इनका सहयोग भी हमारे लिए अमूल्य है। और इसके बाद जो है चंदा सिंह, जो नेपाल से है और आकाशवाणी से जुड़ी हुई है। और उनको जब पता चला कि हम मंगलूर वाले हिंदी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार करने जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि भारत के प्रति मेरा हमेशा लगाव रहा है और मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ और इस संदर्भ में 2 बातें करना चाहती हूँ। तो मैडम का भी हमने स्वागत किया है। और इसके बाद डॉक्टर धन्य कुमार बिराजदार सर है, जो सोलापुर से है, महाराष्ट्र से, हिंदी और मराठी के साहित्यकार है और इनका सहयोग भी हमारे अमूल्य है। और इस वेबिनार को करने के लिए उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया, तो वो भी अपना व्याख्यान अपनी बातें रखेंगे। और अंत में रशिया के इला अस्तोपेक युवा साहित्यकार है और जब इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैडम आप कब कहाँ किधर रख रहे हैं हमें बताइए और हम आपसे ज़रूर जुड़ जाएंगे। तो इन्होंने बिल्कुल आगे पीछे नहीं सोचा और कहा कि हम आपके लिए मतलब मेरा काम ही है कि मैं रशिया और भारत का जो है सेतु बनूं। तो सर का भी स्वागत है और सर का व्याख्यान जो है वो कल होगा। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो कभी हताश मत होना, जिंदगी में तपिश कितनी भी हो कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र कभी सूखा नहीं करते। तो सर आप सभी को मालूम है कि आज का समय जो है कोरोना का समय, कोरोना काल हम कह सकते हैं, और 2 साल से जो है हम लोग इस तरह डरे सहमे हुए अपने घर में बैठे हैं और हमारा जिंदगी साहित्य ही छोड़िए जिंदगी से भी थोड़ा सा रुझान कम होता जा रहा है, डर का माहौल बना हुआ है।
ऐसे समय डिजिटल माध्यम के द्वारा जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरह के वेबिनार और एक बात मैं कहूंगी कि हमारे कुलपति सर जी ने ही कहा था कि आप लोग वेबिनार करिए और बच्चों से जुड़े रहिए, उनमें उत्साह पैदा करिए। तो ये इसी का परिणाम है कि हम डिजिटल माध्यम से जुड़ गए और हमने इन अंतरराष्ट्रीय वेबिनार के जो है करने का आयोजन किया। तो कहते हैं कि हिंदी जो है जोड़ने वाली भाषा है, लेकिन प्रवासी साहित्य के बारे में जब हमने देखा तो हिंदी दिल को जोड़ने वाली भाषा है। चाहे वह बहुभाषी देशी जमीन हो या विदेशी जमीन हो, जिस किसी ने भी इसे अपनाया है, भारत की जमीन के साथ उसका हृदय का रिश्ता ही बन गया है। हृदय के इसी संबंध के कारण आज हम इस अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। विदेश में हिंदी का चलन बहुत ही अधिक है और इसकी जो चर्चा है, जितने भी व्याख्यान है उसमें आपको पता चल जाएगा। और आज हम लोग जो है अध्यापन और अध्ययन से भौतिक रूप से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन डिजिटल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और देश विदेश के बहुत सारे लोग, शायद 250 से ज्यादा जो लोग जो है जुड़े हुए हैं, और हमें उनके विचार सुनने के लिए मिलेंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा। शायद ये हमारे लिए जो है संजीवनी का काम करेगी। और हम लोग जो इतने निराश है, तो हमें थोड़ा सा लगेगा हाँ भाई हम अभी यानी हम में अभी आशा बची है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि कितने भी विकट परिस्थिति हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, लेकिन इंसान जो है वो बीच का रास्ता जरूर निकाल लेता है। और शायद ये हमारा वेबिनार भी इसी बात का द्योतक है। तो सर जी, मैं और एक बात कहूंगी कि इस वेबिनार के आयोजन में सभी अध्यापक, कॉलेज के अध्यापक, शोध छात्र, विद्यार्थी सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये वेबिनार सभी के लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी हो। और यह वेबिनार की सफलता की कामना करते हुए मैं अपने बातों को विराम देती हूँ। नमस्ते। धन्यवाद सुमा जी। 2 दिन के इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार की एक व्यवस्थित रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए। भारतीय संस्कृति सभ्यता और परंपरा का देश है। अतिथि देवो भव हमारी भव्य परंपरा का द्योतक है। हमारे वेबिनार को अर्थपूर्ण एवं सफल बनाने हमारे साथ जो भी विद्वज्जन जुड़े हैं, उनका स्वागत करने आ रही हैं हमारी प्राचार्य डॉक्टर अनुसुईया रई, जो एक अत्यंत शिष्ट, भद्र एवं अनुशासन प्रिय विदुषी हैं। इनके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। तो अब मैं अनुसुईया राय मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वे इस वेबिनार में उपस्थित सभी लोगों का व्यवस्थित स्वागत करें। उपस्थित सबको मेरा आदरणीय नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुसुईया राय, प्राचार्य विश्वविद्यानिलय कॉलेज मैंगलोर, आज की द्विदिवस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार 2021 में भाग लेने वाले सभी हिंदी भाषा पंडितों को, भाषा अभिमानियों को मंगलूर विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। हमारी मंगलूर विश्वविद्यानिलय 3 जिलों को समाहित कर रही है, मंगलुरु, उडुपी और मडिकेरी। हम गर्व से कहते हैं कि हमारी विश्वविद्यालय में हिंदी एमए प्रोग्राम सिर्फ हमारे विश्वविद्यालय कॉलेज मंगलुरु में लभ्य है। कोरोना के लॉकडाउन संदर्भ पर प्रवासी हिंदी साहित्य विविध आयाम इस विषय पर संगठित वेबिनार को उद्घाटन करने के लिए हमारे विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर PS एडपाडिताय सर हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, आयोजकों के तरफ से मैं आपको इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। आज बीच व्याख्यात के स्तर पर प्रोफेसर TV कट्टीमणि, कुलपति सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश हमारे साथ हैं।
साथ ही ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सदस्य भी हैं। सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। आपको साष्टांग नमस्कार करके मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। डॉक्टर उदय कुमार एमडी हमारे पूर्वतन प्राचार्य और वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष आज के अतिथि स्थान में है। सर वेलकम टू दिस वेबिनार। वेबिनार में भारत के अलावा दूसरे देशों से विद्वांस भाग ले रहे हैं। रिसोर्स पर्सन्स के रूप में वे भाग ले रहे हैं। श्रीमान लाल कुमार जी नेपाल से, डॉक्टर तारू एस पवार, डॉक्टर विराजदार, श्रीमती चंदा सिन्हा नेपाल से, मिस्टर एलिया एस्टोपेक रशिया यानी रूस से। आप सभी को मैं हृदयपूर्वक स्वागत करती हूँ। हमारे आह्वान को मानकर 2 दिन हमारे साथ आपके विचारों को आदान प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ, सब रिसोर्स पर्सन्स को। इस वेबिनार में आज तक लगभग 250 प्लस पार्टिसिपेंट देश विदेश से जुड़े हुए हैं। सबको मंगलुरु विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय कॉलेज के तरफ से हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। मेरा स्वागत भाषण अधूरी रहेगी अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के संयोजकों और मेंबर्स को नहीं शामिल किया तो। डॉक्टर सुमा टीआर संयोजक पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी यूनिवर्सिटी कॉलेज मैंगलोर, डॉक्टर नागरत्ना एन राव अध्यक्ष यूजी डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी यूनिवर्सिटी कॉलेज मैंगलोर और डॉक्टर श्रीधर हेगड़े फ्रॉम द अध्यक्ष पीजी स्टडीज यूजी स्टडीज इन हिंदी फ्रॉम एफएमकेएमसी कॉलेज मडिकेरी। हमारे कॉलेज के सभी हिंदी या अन्य डिपार्टमेंट के विद्यार्थियों शिक्षक भाग ले रहे हैं। मैं स्वागत कर रही हूँ। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जुड़े सभी को मैं स्वागत करके मेरा भाषण में समाप्त हुई हूँ। थैंक यू। धन्यवाद मैडम। सबको प्रेम से स्वागत करने वाले आपको भी मैडम, आपका भी इस वेबिनार में स्वागत है। अपनी एक जमीन अपना एक आकाश पैदा कर, अपनी एक जमीन अपना एक आकाश पैदा कर, तो अपने लिए एक इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मिला है कुछ इस दुनिया में, बस अपने हर कदम पर विश्वास कर। हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर पीएस एडपड़िताया सर जी को ये पंक्तियाँ चरितार्थ करती हैं। किसी भी कार्यक्रम का उद्घाटन आवश्यक है। कोरोना काल में अपने मन की ज्योति जलाकर हम सबको अपने ज्ञान से प्रकाशित करने, इस वेबिनार का उद्घाटन करने उपस्थित है हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर पीएस एडपड़िताया सर। अब मैं हमारे इस वेबिनार के इस उद्घाटनकर्ता सर के परिचय देने के लिए मैं डॉक्टर श्रीधर हेगड़े एफएमकेएमसी कॉलेज मडिकेरी से उनको आमंत्रित करती हूँ कि वे कुलपति महोदय जी का परिचय प्रस्तुत करें। सबको प्रणाम। प्रवासी हिंदी साहित्य विविध आयाम इस विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के उद्घाटक के रूप में उपस्थित सम्माननीय कुलपति जी, बीज व्याख्यान देने उपस्थित हम सब के प्रिय बहुआयामी प्रतिभा संपन्न जंगली कुलपतिय जंगी कथय इस आत्मकथा के प्रणेता श्रद्धेय प्रोफेसर टीवी कट्टीमणि जी और इस संगोष्ठी से जुड़े सब साथियों को सम्माननीय प्रोफेसर पीएस एडपड़िताया जी से प्रस्तुत करने का सुअवसर प्राप्त मुखी प्रतिभा संपन्न कुलपति महोदय जी को हम सस्नेह प्रेम से वाईपी सर कहकर बुलाते हैं। सुसंपन्न व्यक्तित्व के धनी वाईपी सर जी का संक्षिप्त परिचय करना आसान काम नहीं है। कुलपति महोदय से प्रभावित होकर उनके लिए मैंने एक कविता लिखी है। स्वरचित कविता इस तरह है। आपके अंदर जितने भी रत्न थे
आपने सबको दिया, आपके अंदर जितने भी रत्न थे आपने सबको दिया, बने आप सब में प्रथम। याचक न बना, किसी से मांगा नहीं, फिर भी जो चाहा पाया प्रतिभा से। असीम विराटता कुलपति का पद, किया वादा सबको साथ ले जाने का। हम सबको ले जा रहे हैं, प्रभात की किरणों की तरह कर रहे हैं साकार ज्ञान ही आकाश। आप ही कहते हो जीवन की संपूर्णता ज्ञान देने में है। आप ही हैं सब में समाहित, हैं आप शिक्षा प्रेमी मानव प्रेमी। देंगे आप हम सब आपको साथ, वादा करेंगे हम हिंदी वाले भी देंगे आपको साथ। मैं आशा करता हूं इस कविता द्वारा कुलपति महोदय जी का व्यक्तित्व और कृतित्व मूर्त रूप धारण कर दिया गया है। आप हिंदी प्रेमी हैं सर, आप भी हिंदी प्रेमी हैं, अतः हम सब आपकी बात मानते हैं, आपका अनुसरण करते हैं, आपको हम साथ देते हैं। हमारे कुलपति महोदय जी वाईपी सर मूलतः पुत्तूर के कोकड़ा के प्रदेश के हैं। वैयक्तिक जीवन में बचपन से ही विद्या के प्रति आकर्षित रहे। वे मानते हैं कि सभी धनों में विद्या धन मुख्य है। आपके लिए तो निर्धनों का विद्या ही धन है, यह बात सच निकला। आपका व्यक्तित्व से हम सब प्रभावित हैं, क्योंकि आप यह मानते हैं कि विद्या विनय देती है, विनय से योग्यता या सुपात्रता मिलती है, योग्यता से धन मिलता है, धन से धर्म और धर्म से सुख होता है। इसीलिए हमारे कुलपति महोदय ने प्राचीन एवं आधुनिकता का समन्वय करने वाले हैं। वे उच्च शिक्षा पर बल देते हैं। कुलपति महोदय प्रोफेसर PS यडपटता जी हमारे कुलपति महोदय है ही। इनको एक विशेषण दिया गया है आजकल, तौड़व कुलपति, मतलब तुलु प्रदेश के तौड़व प्रदेश के कुलपति के बारे में ये प्रसिद्ध है। हम सब के कुलपति हैं ही। खुशी की बात यह है कुलपति महोदय जी हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र भी हैं। उच्च शिक्षा का उच्च स्थान मंगलूर है। तटीय शहर के अपने स्वयं के मंगला गंगोत्री मंगलूर विश्वविद्यालय में अब एक उत्कृष्ट शिक्षाविद के रूप में आपका कुलपति स्थान है। प्रोफेसर सुब्रमण्य यडपड़ता जी इस प्रतिष्ठित कुलपति के रूप में कार्यरत हैं। उनके नाम कई कारणों से प्रथम है। वह दक्षिण कन्नड़ जिले के पहले व्यक्ति हैं और विश्वविद्यालय के इस प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त होने वाले वाणिज्य क्षेत्र के पहले शिक्षाविद हैं। संयोग से वह इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के एक उत्कृष्ट पूर्व छात्र भी हैं। M.Com प्राप्त किए हुए प्रोफेसर यडपड़ते जी में उस समय स्वर्ण पदक प्राप्त करके अच्छा नाम हासिल किया, प्रतिभा संपन्न बने, विश्वविद्यालय में ही PhD की उपाधि पाई। उन्हें 3 दशकों से अधिक से शिक्षण का अनुभव है। प्रशासनिक क्षेत्र में लगभग 20 साल से ज्यादा अनुभव है। समर्थ कुशल अनुशासक है, प्रशासनिक है। उन्होंने अब तक वित्त अधिकारी मतलब फाइनेंस ऑफिसर के रूप में और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कुलपति जी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। और कुलपति बनने से पहले वे कुल सचिव भी थे। उन्हें इस पर पदोन्नति मिली
तब वे विश्वविद्यालय में वाणिज्य के प्रोफेसर, वरिष्ठ प्रोफेसर भी थे। अब तक 22 शोधार्थियों का मार्गदर्शन कर चुके हैं। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कुलपति महोदय जी एक समर्थ काउंसलर भी हैं और हम सबको काउंसलिंग भी करते हैं, आम आदमी का काउंसलिंग भी करते हैं और इनका व्यक्तित्व ऐसा है। आप मान सम्मान पुरस्कार के पीछे कभी गए नहीं, बल्कि इनकी प्रतिभा को देखकर खुद वे सब इनके पास आ गए हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट, अनेक पुस्तकों की रचयिता प्रोफेसर वाईपी सर अब भी हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं। अब अपनी मातृ संस्थान कुलपति के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और वे इस एक हरा भरा परिसर बनाना चाहते हैं और बेहतर उपशिष्ट प्रबंधन भी सुनिश्चित करना चाहते हैं। वह निजी संस्थानों द्वारा पेश की गई कई प्रतिस्पर्धाएं, उसकी पृष्ठभूमि में विश्वविद्यालय द्वारा पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के साथ साथ वहां उपलब्ध सुविधाओं को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं। इस तरह एक संघर्षशील व्यक्ति का संक्षेप में उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को समेटना आसान काम नहीं है। फिर भी मैंने छोटा सा प्रयास किया, गलती हो तो क्षमा करना। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद। नमस्कार। धन्यवाद हेगड़े जी। अब मैं प्रोफेसर PS यड़पड़ताय सर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने शब्दों की ज्योति से हमारे मन और ज्ञान को प्रकाशित करें। ओवर टू यू सर। आप सभी को मेरा प्रणाम। मंगलूरु विश्वविद्यालय की ओर से सभी को शुभकामनाएं। मंगलूरु विश्वविद्यालय मंगल गंगोत्री स्नातक एवं स्नातकोत्तर हिंदी अध्ययन विभाग विश्वविद्यालय कॉलेज मंगलूर द्वारा आयोजित आज और कल 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार विषय प्रवासी हिंदी साहित्य विविध आयाम प्रस्तुति में उपस्थित कुलपति महोदय माननीय प्रोफेसर टीवी कट्टीमणि जी, विश्वविद्यालय कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनुसुया राय, स्नातक वाणिज्य विभाग अध्यक्ष डॉक्टर उदय कुमार जी, विषय विशेषज्ञ आयोजक मंडल सर्व सदस्य डॉक्टर श्रीधर हेगड़े, डॉक्टर नागरत्न राव, डॉक्टर सुमाटी और देवी और सज्जन। प्रवासी भारतीय नई ताकत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभर रहे हैं। आज कई भारतीय विविध कारणों से विश्व के विभिन्न देशों में बस गए हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 मिलियन भारतीय रहते हैं। इसके अतिरिक्त यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापुर, नेपाल, रूस, जर्मनी आदि देशों में प्रवासी भारतीयों की बड़ी आबादी है। लगभग 8.5 मिलियन भारतीय रहते हैं। इन प्रवासी भारतीयों के कारण भारत का सांस्कृतिक विस्तार हुआ है। प्रवासी भारतीयों से अलग अलग देशों में भारत के रिश्तों, आचार विचार, संवेदना का प्रसार किया है। देश के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान के महत्व को मान्यता देने और देश से जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान किया। भारत सरकार ने प्रति वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में स्वीकार किया है। वर्ष 1915 में ही 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे। भारत सरकार ने 2003 से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मानना शुरू कर दिया। इससे प्रवासी भारतीयों को एक ऐसा मंच उपलब्ध है जहां वे अपनी सोच भावना की अभिव्यक्ति देशवासियों के साथ सकारात्मक बातचीत कर सकते हैं। प्रवासी भारतीयों ने हिंदी साहित्य को भी समृद्ध किया है। भूमंडलीकरण से प्रवास की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है। विश्व बाजार
दूरसंचार कंप्यूटर क्रांति के साथ विश्व भर में फैले रचनाकार विभिन्न माध्यमों से जुड़े। विदेश में रहने वाले रचनाकारों की रचनाओं में अलग अलग देशों की विभिन्न परिस्थितियों का उल्लेख मिलता है, जिससे हिंदी साहित्य का अंतर्राष्ट्रीय विकास हुआ है। इन प्रवासी भारतीयों ने पूरी अंतरंगता से उद्घाटन करने वाले लेखकों ने अपने अनुभवों को कहानी, कविता, उपन्यास आदि के माध्यम से अभिव्यक्ति किया है। इसमें प्रमुख हिंदी प्रवासी साहित्यकार है कृष्णलाल बिहारी, अभिमन्यु अनंत, विवेकानंद शर्मा, हरिदेव साव, पुष्पता अवस्थी, अचल शर्मा, सुषमा वेदी आदि। भारतीय प्रवासी विश्व भर में फैले हैं। उन्होंने सृजनात्मक साहित्य की एक नई जमीन पर अपना विस्तृत आसमान बनाया है। ये सभी रचनाकार रहते तो विदेश में है, लेकिन इनकी आत्मा आज भी भारतीय है। अर्थार्जन और शिक्षा के लिए ये लोग विदेश गए और वहां रहकर वहां के संस्कृति के अंग बन गए, लेकिन आत्म से भारतीय रह गए। इसी कारण उनकी व्यथा कथा और जीवनानुभूति को उन्होंने साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्ति दी। प्रवासी भारतीयों का हिंदी साहित्य कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जैसे इससे हमें दूसरे देशों की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का ज्ञान होता है। विभिन्न देशों में हिंदी लेखकों और पाठकों का विस्तार हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय रूप विकसित हो रहा है, हिंदी विश्व भाषा बन रहा है, साहित्य की विभिन्न शैलियों का आदान प्रदान हो रहा है। ऐसे में मंगलुरु विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग बड़ी सक्रियता से विश्व भाषा हिंदी और हिंदी साहित्य के अंतर्राष्ट्रीयकरण की इस प्रक्रिया का अध्ययन मनन करते और उसके स्वरूप को समझने के लिए इस वेबिनार का आयोजन कर रहा है, जो प्रासंगिक है। आज मैं इस शुभ कार्य का उद्घाटन करता हूं और हिंदी विभाग को बधाई देता हूं कि वे इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम करके मंगलुरु विश्वविद्यालय का परचम विश्व स्तर पर फहरा रहा है। सबको प्रणाम, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय कर्नाटक। थैंक यू सर। नमस्ते सर, आपका उद्बोधन बहुत अच्छा रहा और आपके इस उद्बोधन के परिणाम स्वरूप मैं एक बात कह सकती हूँ, प्रवासी अपनी जड़ों से दूर बरगद की भांति फैलते हैं और इन जड़ों को सींचते हैं भारत के संस्कारों के पानी से। तो आज और कल जो है प्रवासी हिंदी साहित्य पर जो भी सोच विचार होगा उसका मूल आधार यही भाव है। अब आज का बीज वक्तव्य, जो बनाए हमें इंसान, जो बनाए गलत की पहचान, ऐसे ही हैं हमारे गुरु महान प्रोफेसर टीवी कट्टीमनी सर जी। आज हमारे इस कार्यक्रम का बीज वक्तव्य देने के लिए उपस्थित है हमारे गुरुवर्य प्रोफेसर टीवी कट्टीमनी जी। इनका एक परिचय देने के लिए मैं हमारी सहयोगी मित्र डॉक्टर सुमा टीआर से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे उनका परिचय दें। बहुत संक्षिप्त में प्लीज। जी सर जी। नागरत्न राव, बहुत संक्षिप्त में, आधा मिनट में प्लीज। तो और एक बार आप सभी को मेरा नमस्कार। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपने ही गुरुवर का परिचय देने के लिए शायद 4 सेमिनार में मैंने सर का परिचय दिया है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। सर का जितना भी परिचय दिया जाए उतना कम ही है। तो सर के लिए मैं एक वाक्य जरूर कहना चाहूंगी। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो ये पंक्ति सर आपके लिए है
और सर जी का परिचय जो है किसी का मोहताज नहीं है, फिर भी संक्षिप्त में उनका परिचय मैं देना चाहूँगी। सर का परिचय जो है 10-15 पेज का है, तो मैंने बहुत ही कम इसमें समेटने की कोशिश की है। तो कट्टीमनी सर जी केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के कुलपति के रूप में कार्यरत है और इनका जन्म 14 जून 1955 में हुआ और ये वर्तमान समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य भी है। वर्ष 2014 से 2019 तक सर अंतरराष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंट मध्य प्रदेश के कुलपति भी रह चुके हैं और साथ ही मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के भाषा लिपि एवं इंडोलॉजी विभाग एवं मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म विभाग के डीन भी रह चुके हैं। सर ने राष्ट्र निर्माण पर अपना किताबों का प्रकाशन किया है जो अपने में ही बहुत सराहनीय है। पहला है स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर और दूसरा है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो सर जो है शिक्षा प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में देश विदेश में भी गए हैं, जिसमें नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, तो आदि पर यहाँ उन्होंने विजिट किया है और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं। तो उनमें से मैं ज़्यादा तो परिचय यहाँ पर नहीं करूँगी, लेकिन कुछ ऐसे ये है जिनका उल्लेख करना मैं जरूर चाहूँगी। तो नैक टीम के विजिट के रूप में ये अक्टूबर 2016 NG बेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स थाना महाराष्ट्र में इन्होंने विजिट किया। जुलाई 2016 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंपा हिमाचल प्रदेश में विजिट किया और जुलाई 2015 में GM पटेल आर्ट्स एंड श्रीमती MN पटेल कॉमर्स महिला कॉलेज गुजरात में इन्होंने विजिट किया और 2015 में गोविंदगढ़ पब्लिक कॉलेज पंजाब में भी इन्होंने विजिट किया। तो बहुत ऐसी जगह है जहां पर मैं इनका जिक्र नहीं करना चाहूँगी और सर भी कहा है कि मेरा परिचय जो है थोड़ा सा संक्षिप्त में बताए, लेकिन प्रकाशन के रूप में मैं सर का जो है परिचय जरूर करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ सर जो है मतलब कन्नड़ और हिंदी साहित्य के सेतु के रूप में कार्य कर रहे हैं और कन्नड़ की जो साहित्य है उसका मतलब पूरे भारत में जो है उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, क्योंकि हमारा कन्नड़ साहित्य है जो है बहुत ही अनमोल है और बहुत ही पुराना है। और जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो कबीर से शुरू करते हैं 16वीं शताब्दी से, लेकिन हमारा जो कन्नड़ का साहित्य है जब हम चलते हैं तो सीधा बसवेश्वर 12वीं शताब्दी से, यानी तो सर जो है बहुत ही अमूल्य कार्य कर रहे हैं और इन्होंने कन्नड़ से हिंदी, हिंदी से कन्नड़ और अंग्रेजी से हिंदी और अंग्रेजी से कन्नड़ बहुत सारी किताबों का अनुवाद भी किया है, जैसे ज्योतिबा फुले का जीवन, नाऊ मेच्चिद हिंदी कथेगळु, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ, लंकेश का कथा साहित्य, प्रयोजन मूलक हिंदी और अनुवाद, भारतीय दलित साहित्य, अनुवाद के विविध आयाम, वस्तुनिष्ठ हिंदी प्रतियोगिता, मानक रेखा चित्र। तो इतना ही नहीं, कन्नड़ कविताओं का उन्होंने गुजराती भाषा में भी अनुवाद किया है। और एक महत्वपूर्ण बात है, हिंदी दलित साहित्य की प्रसिद्ध आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि की चूटन का कन्नड़ में उन्होंने अनुवाद किया है। मुक्तिपथ अभय कुमार मौर्य के उपन्यास का कन्नड़ में अनुवाद है और दीवारों में एक खिड़की थी विनोद कुमार शुक्ल जी के उपन्यास का भी इन्होंने कन्नड़ में अनुवाद किया है। इतना ही नहीं है, बहुत सारे आर्टिकल लेख जो है इनके छपे हैं और इनके साहित्य को देकर इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसमें प्रमुख पुरस्कार है वाग्धारा नवरत्न पुरस्कार 2018 में शिक्षा के क्षेत्र में साधन के कारण, आळवा के नुडिसिरी पुरस्कार 2017 में, कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार 2016 में तथा शिक्षा विभूषण पुरस्कार 2016 में। तो सर जो है, कहने का अर्थ है कि सर का बायोडाटा जो है बहुत ही विस्तृत है और मैंने संक्षिप्त में परिचय करने की कोशिश की है। और एक बार मैं बताना चाहूंगी कि सर जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य है और बहुत कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं और साथ ही शायद 300 से ऊपर शोध
इनके अंडर जो है शोध छात्रों ने अपने पीएचडी का काम किया है। तो सर जी, मैं आपका तहे दिल से अपने इस थैंक यू। वेबिनार में जो है स्वागत थैंक करती यू। हूँ और आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी होती है। और बायोडाटा देखने के बाद डर सा लगता है कि इतने बड़े हस्ती का हम परिचय कैसे दें, लेकिन जब आपसे बात करते हैं तो हमें वही केसीडी के सर जो है नजर आते हैं। तो सर, आपका और एक बार स्वागत है। धन्यवाद सर। थैंक यू, सबको प्रणाम। सुमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलूर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग मंगलूर की ओर से 2 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन करने वाले मंगलूर विश्वविद्यालय के लोकप्रिय कुलपति प्रोफेसर पी सुब्रमण्य एडपडिताई साहब, प्रोफेसर अनसुया राय मैडम, प्रोफेसर उदय कुमार, प्रोफेसर विष्णुलाल कुमार जी, जो एक्सपर्ट्स के रूप में हैं डॉक्टर तारू पवार जी, डॉक्टर धन्य कुमार बिराजदार, डॉक्टर चंदा सिंह, डॉक्टर येल्या ओस्तपेक। बड़ा अच्छा लगा, रूस से आप जुड़े हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है। और डॉक्टर मंगल देसाई जी, हम दोनों कोलीग थे कर्नाटक कॉलेज में। और डॉक्टर सुमा, डॉक्टर नागरत्ना राव, डॉक्टर श्रीधर हेगड़े, सभी को वादन नमस्कार करते हुए मैं चंद बातें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। मैं पहले कन्फेस कर दूं, प्रवासी साहित्य पर मेरा काम बहुत कम है और लगभग 10 बरस से हिंदी साहित्य से मैं कट गया हूं। जब से मैं हैदराबाद गया, वहाँ जिम्मेदारियां, प्रशासनिक जिम्मेदारियां बढ़ गई और फिर 6 बरस कुलपति, फिर ये दूसरा कुलपति, इसके कारण से हिंदी साहित्य से रेगुलर मैं जुड़ नहीं पाया, अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया। लेकिन जैसे जैसे ये मौके मिलते हैं, सुमन ने, नागरत्ना ने और हेगड़े जी ने जो मौका दिया, फिर मैं 3 दिन से लग गया कि मेरे मित्र हैं प्रवासी साहित्य में, बहुत बड़ा काम है। प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जो जेएनयू में प्रोफेसर हैं, मैं काम के प्रेशर में आपको बोल नहीं सका, उनको बुलाते तो बहुत अच्छा काम होता। लेकिन कल कम से कम 40 मिनट उनसे मैंने बात की कि इसको कैसे कुछ करना है। प्रवासी साहित्य के संदर्भ में जो हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर सुब्रमण्य साहब ने जो बातें रखी, यस, 1.8 करोड़ लोग, देश के लोग बाहर हैं। 18 मिलियन डायस्पोरा पॉपुलेशन भारत का बाहर है। हम सऊदी अरेबिया में हैं, मॉरिशस में हैं, ट्रिनिडाड और टोबैगो में हैं, गुयाना में हैं। मैं मॉरिशस गया हूं और फिर यूनाइटेड किंगडम में है, अमेरिका में है, मलेशिया में है, सिंगापुर में है, कनाडा में है, साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका मैं कई बार गया हूं और वहाँ कन्नड़ के साहित्यकार, हिंदी के साहित्यकार, मलयालम के साहित्यकार, तेलुगु के साहित्यकार और हिंदी के साहित्यकार, इससे बड़े भोजपुरी के साहित्यकार, हिंदी की बहुत बड़ी डायस्पोरा, नॉर्थ इंडिया की बहुत बड़ी डायस्पोरा, भोजपुरी भाषी लोग जो यूपी एंड बिहार से जो बाहर बहुत पहले 100 बरस पहले जो गए हैं, उनकी बहुत बड़ी संख्या है। अभिमन्यु अनंत जी आदि ये भोजपुरी साहित्य से प्रभावित या इससे बकौरी हैं, धनपाल राज हीरामन हैं, सत्यवती रैमडी है, उनसे मैं मिला हूं। अभिमन्यु अनंत साहब से मैं मिला हूं। इंद्रदेव भोलाई से मैं मिला हूं। सोमती बोधुन, पूजानंद नेमा, इस तरह बड़े पैमाने पर
साहित्यकार, हिंदी भारत के साहित्यकार बाहर हैं, बाहर में उनके पूर्वज वहां गए। लेकिन आप देखिए, भारत की जितनी भी तीज त्योहार हैं, जितनी भी फेस्टिवल्स हैं, ईद हैं, उन सब का वो लोग आज भी यथावत पंचांग के अनुसार उसको वो आचरण करते हैं। और साथ साथ में जरूर ये लोग दिसंबर, जनवरी और फरवरी में भारत बरस में एक बार भारत का दर्शन करेंगे। भारत में अपने पूर्वजों के गांव जाएंगे, पूर्वजों के घर जाएंगे, अपने लोगों से, रिश्तेदारों से मिलेंगे, तोहफा लाएंगे, ईद में शामिल होंगे, जो मर गए हैं उस परिवार में जाएंगे, जन्मे हैं उस परिवार में जाएंगे, जिनमें का नई नई शादियां हुई हैं वहां जाएंगे, उन लोगों को तोहफा देंगे, उनका सत्कार करेंगे और फिर एक दो सम्मेलन में, एक दो सेमिनार में भाग लेंगे, अपनी पुस्तकों का प्रसार करेंगे, बात करेंगे, भेंट देंगे, फिर वापस वो कनाडा जाएंगे, वो ट्रिनिडाड जाएंगे, वो टोबैगो जाएंगे, फिजी जाएंगे, मॉरिशस जाएंगे, नेपाल जाएंगे, बर्मा जाएंगे, सूरीनामा जाएंगे। मतलब भारत से दैहिक रूप से, ज्योग्राफिकल रूप से ये लोग दूर हैं, लेकिन मानसिक रूप से अपने संस्कारों के कारण अभी भी वो देश से जुड़े हुए हैं। यदि मैं आपको एग्जांपल दूं, ये सब आप जानते ही हैं, अमेरिकन बॉन्ड इंडियन राइटर झुंपा लाहिरी कि जितने भी नॉवेल जो बड़े बड़े पुरस्कारों से जो उन्होंने जो पाया है, आप उनके नॉवेल्स देखिए, हमको लगता है कि ये कोलकाता की कहानी है, हमको लगता है कि शांतिनिकेतन की कहानी है, ये सुदूर 24 परगना जिले की कहानी है, ये कलकत्ता के झुग्गी झोपड़ी की कहानी है। मतलब बंगाली संस्कृति वहां समझिए कि अरविंदो का साहित्य, अरविंदो का फिलॉसफी, टैगोर संगीत, टैगोर साहित्य, टैगोर चित्रकला, उसमें उसका विवरण हमको दिखाई देता है। मैं 2 बार पूर्व राष्ट्रपति जी के साथ 7-8 देशों का 2 बार यात्रा करने का मुझे मौका मिला। जहां भी हम जाते थे, कम से कम 50 बंगाली साहित्यकार, कलाकार, संगीतकार, नृत्यकार, प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, बिजनेस पीपल राष्ट्रपति जी से मिलने आते थे। कई बार मैं अलग से जो जहां भी गया हूं, कन्नड़ के जितने भी जो लोग हैं वो कन्नड़ कलाकूट, कन्नड़ साहित्य क्षेत्र, कन्नड़ भाषा केंद्र, कन्नड़ भाषा ग्रुप उन लोगों ने बना लिया है और वहां बातें होती हैं, साहित्य की चर्चा होती है। अब 4-5 दिन पहले मेरी एक पुस्तक कन्नड़ में छपी। ऑनलाइन, वो छपने के पहले ऑनलाइन बाहर के 50 लोगों ने हमारे प्रकाशक को पैसा भेजकर वो किताब को बुक किया और वो कल रवाना हो गए। मतलब क्यों ये लोग अपनी जड़ों के प्रति, अपनी मातृभाषा के प्रति, अपने साहित्य के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने पूर्वजों की जमीन के प्रति, गंगा मैया के प्रति, जमुना मैया के प्रति, तुंगा के प्रति, कावेरी के प्रति, हमारे कानूनों के प्रति, हमारे जंगलों के प्रति, हमारे शंकराचार्य के प्रति, हमारी 30 त्योहारों के प्रति क्यों समर्पित हैं? इसलिए समर्पित हैं कि वो भारत को भूल नहीं पाएंगे। वो इसलिए भूल नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी जड़ों में, उनके संस्कारों में, उनके रगों में, उनके खून में अभी भी भारत समा हुआ है। इनकी रचनाओं में राम जरूर आएगा, सीता माता जरूर आएगी, लक्ष्मण जी जरूर आएंगे,
अनडिवाइडेड फैमिली, संयुक्त परिवार का जिक्र आएगा। भारत के युवा जैसे अपनी संस्कृति से बाहर जा रहे हैं, जैसे वो विदेशी संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं, भारतीय पोशाक कैसे बदल रहे हैं, आहार विहार कैसे बदल रहा है, रहन सहन कैसे बदल रहा है, जिसके कारण से भारत की युवा, भारत के लोगों में किस तरह के मानसिक तनाव, किस तरह के दैहिक तनाव, किस तरह के पारिवारिक तनाव आने लगे हैं, ये सब इनकी रचनाओं में, स्पेशली अभिमन्यु अनंत के रचनाओं में, धनपाल राज की रचनाओं में, सोमती बोधून की रचनाओं में, इंद्रनाथ की रचनाओं में ये बातें दिखाई देती है। ये कहने का मतलब है कि अब कई इनमें से बहुतेरे लोग, भारत में इन लोगों का जन्म नहीं हुआ, वहीं ट्रिनिडाड में इनका जन्म हुआ, पोर्ट लुइस में इनका जन्म हुआ, गुयाना में इनका जन्म हुआ, मॉरिशस में इनका जन्म हुआ, लेकिन वो लोग कभी भारत को, भारत की फिलॉसफी को, भारत के योगियों को, मैं किसी योग परंपरा से जुड़ा हूं, हम बरस में एक बार रानीखेत जो हिमालय में परिवार के साथ जाते हैं, कई लोग जो इस परिवार से, क्रिया योग से जुड़े हुए, जो अलग अलग सुरीनामा से जुड़े हुए 4-5 फैमिलीज मेरे पारिवारिक मित्र हैं, वो मुझे फोन करते हैं, मेल डालते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज डालते हैं, आप कब जा रहे हैं, हम भी उस समय वहां आना चाहेंगे, या वो कहेंगे आप वहां जो पवित्र गुफा है वहां जाएंगे तो उस गुफा का वीडियो हमको भेजिए, व्हाट्सएप में उसका फोटो भेजिए। अब वहां कितने नए नए पेड़ आ गए हैं, कितने पल के पेड़ आ गए हैं, वो और गोहे को किस तरह शुद्ध रखा है, स्वच्छ रखा है, अब कितने लोग आ गए एक बरस में, वो रजिस्टर में देखकर हमको बताइए। और रजिस्टर में देखते देखते कई लोग मुझे कहते हैं ये आए थे फला, अमेरिका से आए थे, कनाडा से आए थे, ये साउथ अफ्रीका से आए थे, गोयना से आए थे, या नहीं आए थे तो कब आए थे, कितने लोग, इस तरह की, मतलब भारत के प्रति, अपनी जड़ों के प्रति इन लोगों के दिलो दिमाग में हमेशा एक बहुत बड़ा आकर्षण है, प्यार है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, 2 बरस पहले एक उदाहरण देना चाहूंगा। ये प्रवासी साहित्य दिल्ली में हर बरस जो किया जाता है, एक बार मैंने वो 3 दिन की वो उसमें मैंने अधिवेशन में मैंने भाग लिया था। तब एक यंग लेडी, मतलब वो दिखाई देती थी यंग, लेकिन शी वाज अराउंड 60, वो उनकी एक कविता सुना रही थी कि जब वो नॉर्थ इंडिया से, पटना से यूके में सेटल होने के लिए, शादी होकर सेटल होने के लिए गई, तो इनकी माँ ने कुछ बहुत ही देशी आभूषण उनको दिया था। अब 40 बरस उन आभूषणों को इन्होंने बचा के रखा। बेटा बड़ा हो गया, बेटे की शादी हुई, बहू आई घर में, वो भी हिंदू है, वो भी भारत की है, सेम परिवार, वो बहुत दिनों से, बरसों से वो वही हैं लंदन में। तो बहू जब पहली बार आई तो इन्होंने उन अमूल्य आभूषणों को, जिन्होंने इनकी मां ने जो दी थी, वो आभूषण, वो गहने उनको देती है और बहू से प्रार्थना करती है कि तुम इसको पहन लो। बहू एक दिन पहनती है और रख देती है, और फिर ये पूछती है, बहू इसको पहन के रखो, बहुत सुंदर है ये, मेरी माँ का आशीर्वाद है इनके साथ। तो बहू कहती है, ममा दीज आर ऑल वेरी ओल्ड फैशन ऑर्नामेंट्स। तब इनको बहुत बड़ा बुरा लगता है। फिर 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 1 महीने बाद एक त्योहार आता है, तब ये उनको कहते, माँ पशु करती है लड़की को, कि बहू को, कि तुम इसको आज पहनो। वो मना कर देती है। तब ये जो टीस इनके दिमाग में पैदा होता है, वो कविता के रूप में वो कविता लिखती है।
इस तरह का सांस्कृतिक संघर्ष, मैं अमेरिका में मेरा एक बहुत पारिवारिक संबंध है। डॉक्टर जी रंगैया बेंगलुरु के हैं, उनके परिवार से मैं जुड़ा हूं। उनकी 2 लड़कियां और 1 लड़के वहीं शादी कर ली, और डॉक्टर रंगैया उनकी पत्नी रत्ना इधर आते हैं और जाते हैं। करते करते Dr. Rangaya has written his autobiography because of my inspiration that please write about your life, American life, चित्रदुर्ग जहां से आप ओरिजिनल हो वहां ये सांस्कृतिक संघर्ष उनके बच्चों में और इनके बीच में जो होता है वो 4 चैप्टरों में इसको लिखते हैं। इस तरह सांस्कृतिक विरासत के साथ रहते हुए ये लोग, डायस्पोरा के लोग, प्रवासी लोग, किस तरह का संघर्ष अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दामाद के साथ, अपनी बहुओं के साथ, समाज के साथ करते हैं। जड़ों को भूल नहीं सकते, नई जड़ों को जिन्होंने अपनाया है उसको छोड़ नहीं सकते। ये संघर्ष प्रवासी साहित्य है। मैं मंगलुरु विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को, जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई देता हूं। इस तरह के एक महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में हम सब 2 दिन बैठकर बात करेंगे, इस पर गुफ्तगू करेंगे, और मैं आपकी बात सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं। मैं प्रोफेसर सुमा टीआर को, प्रोफेसर नागरत्ना राव को, प्रोफेसर श्रीधर हेगड़े जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे आपके साथ बात करने का एक मौका आप सभी ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम। मैं भूल गया, ये किताब मेरी आत्मकथा वाली वो पब्लिश हुई है, जंगली कुलपतिया जंगी कथे। 6 बरस मैंने जो मध्य प्रदेश में काम किया उसका अनुभवों को इसमें मैंने लिखा है। बस इट इज ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन। ये हिंदी में भी आ रही है। थैंक यू, धन्यवाद। सुमा जी आप ले लीजिए, मेरी बातें हो गई। नागरत्न मैडम। हाँ, नहीं वो थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हुआ था। अच्छा। धन्यवाद सर। आपने जो बीज वक्तव्य दिया उसका निचोड़ यही है, प्रवासी आते हैं पक्षी की तरह अपनी जड़ों में लगाकर भारत की मिट्टी। प्रवासी आते हैं पक्षी की तरह अपनी जड़ों में लगाकर भारत की मिट्टी, फिर उड़ जाते हैं, ले जाते हैं उस मिट्टी की खुशबू 7 समंदर पार। धन्यवाद सर। मैं यहाँ पर और एक बात कहना चाहती हूँ, प्रोफेसर टीवी कट्टीमनी सर जो हैं वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं, और हमारे जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर पीएस यड़पड़िताया जी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो कॉमर्स सब्जेक्ट के एक्सपर्ट कमेटी हैं उसके एक मेंबर हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे प्रतिभावान लोगों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। तो एक बार फिर धन्यवाद सर। अब अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक पड़े न हथौड़ा पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो आज हमारे बीच हमारे अतिथि के रूप में उपस्थित है, असल में उन्हें अतिथि कहना गलत होगा, वो हम में से ही एक हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम के अतिथि हैं डॉक्टर उदय कुमार जी, वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय कॉलेज मंगलूर। इनकी वक्तव्य से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं इनसे आप सबका परिचय करवाऊँ, तो मैं हमारी सहयोगी श्रीमती ज्योति जी से अनुरोध करती हूँ कि वे उनका परिचय दें।
आज के इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के अतिथि हमारे कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर उदय कुमार एमए सर का सभागण से परिचय कराना मेरा सौभाग्य है। डॉक्टर उदय कुमार एमए कारकाड़ा के इरवत्तूर के हैं। उन्होंने एसडीएम कॉलेज उजिरे में वाणिज्य में स्नातक और मंगलूर विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर पदवी किया है। उन्होंने 2002 में मंगलूर विश्वविद्यालय से पीएचडी किया है। उनका पीएचडी का विषय है अ स्टडी ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर्स इन कर्नाटक। डॉक्टर उदय कुमार सर ने धवला कॉलेज मूडबिद्री में अपने कैरियर की शुरुआत किया। बाद में वे विश्वविद्यालय कॉलेज मंगलूर में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हुए। 35 साल के दीर्घ अनुभव में उन्होंने प्रशासनिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में गहरा ज्ञान प्राप्त किया है। उन्होंने साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, कनाडा, सिंगापुर, नेदरलैंड, बेल्जियम आदि अनेक देशों में आलेख प्रस्तुत किया है। उनके लेख राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इसके अतिरिक्त कन्नड़ भाषा में उनके अनेक लेख और 5 किताब प्रकाशित हुई है। पंडित रमाबाई सरस्वती पर उनके प्रकाशित कार्य कर्नाटक में छठी कक्षा की कन्नड़ पाठ्यपुस्तक में शामिल है। उन्हें कुवेंपु भाषा भारती प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित सामाजिक विज्ञान विश्वकोश में लेख लिखने के लिए आमंत्रित किया गया है। डॉक्टर उदय कुमार सर मंगलूर विश्वविद्यालय सेनेट और शैक्षणिक परिषद के सचिव भी थे। वे मंगलूर विश्वविद्यालय और कुछ स्वायत्त कॉलेजों के बीओएस और बीओई के सदस्य भी रहे। डॉक्टर उदय कुमार सर एक सशक्त संस्था निर्माता भी है। उन्होंने विश्वविद्यालय कॉलेज मंगलूर में कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र एमबीए और विश्वविद्यालय संध्या कॉलेज में एमकॉम कोर्स आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें यूजीसी द्वारा सेक्रेड आर्ट्स कॉलेज केरला की सीपीई सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में भी नामित किया गया। डॉक्टर उदय कुमार सर ने अनेकांत प्रकाशन द्वारा विश्वविद्यालय कॉलेज के छात्रों और अन्य लोगों की रचनाओं का प्रकाशन भी किया है। वे आईएसटीआर के सदस्य और आईसीएससीएम के संस्थापक सदस्य भी रहे। वर्तमान में 8 छात्र उनके मार्गदर्शन में पीएचडी कर रहे हैं। डॉक्टर उदय कुमार सर ने 2015 में विश्वविद्यालय कॉलेज के प्राचार्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। उनके कार्यकाल में विश्वविद्यालय कॉलेज को नैक द्वारा ए ग्रेड मिला है और कॉलेज के एनएसएस इकाई ने लगातार 2 साल तक राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ एनएसएस यूनिट की पुरस्कार प्राप्त किया है। उदय कुमार सर ने कॉलेज के लिए बहुत कुछ किया है। हिंदी के प्रति उनका लगाव भी रहा है। डॉक्टर उदय कुमार सर जी का परिचय देते हुए मुझे अत्यंत आनंद महसूस हो रहा है। सर, आपका इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। इस वेबिनार का उद्घाटन किए गए माननीय कुलपति जी प्रोफेसर सुब्रमण्य एडपाध्याय जी, बीच भाषण दिए हुए भारतीय सरकार का राष्ट्रीय शिक्षा नीति मंडल के सदस्य और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ट्राइबल विश्वविद्यालय के पूर्वतन कुलपति प्रोफेसर टीवी कट्टीमनी जी, विश्वविद्यालय के कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुसुईया राय मैडम जी, मंगलूर विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर हिंदी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर सुमन टीआर जी, अन्य संपन्नमूल व्यक्तियों, भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। इस वेबिनार में मुझे अतिथि के रूप में आमंत्रित कर एक सम्मान की जगह दिए हुए मेरे सहयोगी डॉक्टर सुमा टीआर जी और उनके सभी साथियों को मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं तो व्यवहार और वाणिज्य पढ़ाने वाला एक उपन्यासक हूँ। साहित्य और संशोधन मेरे बस की बात नहीं, लेकिन इस हिंदी विभाग के मेरे साथी मुझ पर जो प्यार दिखाए, बहुत सारे हिंदी किताब देखकर मुझ में हिंदी साहित्य के बारे में जो प्यार जगाए, इसी के कारण मेरे दिल और दिमाग में साहित्य के प्रति दिलचस्पी और बढ़ी। शास्त्रीय ढंग से मैं साहित्य नहीं पढ़ा, फिर भी मैं समझता हूँ जिंदगी जीने के लिए हर एक को कहीं कवि बनना, शायर बनना, विमर्शक बनना तो जरूरी है। आज के वेबिनार के विषय प्रवासी साहित्य के बारे में बीच भाषण दिए हुए माननीय कट्टीमनी साहब जी और
उद्घाटन भाषण में प्रोफेसर सुब्रमण्य एडपटाचार्य जी ने बहुत विचारों पर नजर डाले। इस विषय के विमर्श में मैं जब मेरे दिमाग चलाए, मुझे लगा बहुत सारे बात इस समय उभर आए। आखिर हम ही गुमक कर, लेकिन किसी कारण से मानव इतिहास के एक दौर में हमारे पूर्वजों ने नदी किनारे सभ्यता बनाए रखी, संस्कृति को सांस्कृतिक रूप दिए। फिर भी मानव के मूल गुण जो घूमने का, फिरने का, अंदर की जो आग है उसे थोड़ी वो आग थोड़ी बुझ गई है। पुराने दिनों में भी हमारे देश की भाषा, संस्कृति और सभ्यता, धर्म, कला, शिक्षा, ऐसे कई विषयों को जानने के लिए बहुत सारे विदेशी प्रवासी यहाँ आए थे। उनमें ह्यूएनसांग, फाहियान, अल-बरूनी, इब्न बटूटा, मार्को पोलो, अब्दुल रज़ाक, मेगास्थनीज, निकोलो कोंटी, थॉमस रो प्रमुख गिने जाते। ये प्रवासी हमारे देश में घूमकर वापस गए और भारत के बारे में अपने देशों में जो विचार बताए, उन्हीं के कारण और भी बहुत सारे लोग हमारे देश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए फिर आए। एक बात तो जरूर है, उस प्रवास कथन के द्वारा जो बाहर की दुनिया को भारत की जो चित्रण मिली है, इससे हमारी बहुत बड़प्पन बढ़ी। यहाँ एक बात हमें समझना चाहिए कि ये सभी प्रवासी एक ही वजह से यहाँ नहीं आए थे। कुछ लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आए। कुछ लोग यहाँ की संस्कृति और सभ्यता के बारे में अध्ययन करने के लिए आए, और भी कुछ लोग विशेषतः कईगारिका जो क्रांति के बाद में आर पार जो लोग यहाँ आए, उसका उद्देश्य वाणिज्य मुद्दे को लेकर थी। सीमा पार कर सभी तरह का अनुभव, सभी संस्कृति का अध्ययन और अनुभव से अवगत करने का मन हमारे अंदर सदा जागृत था, वो थी और रहेगा भी। ऐसी मनोस्थिति के कारण ही प्रवासी साहित्य का समृद्धि संभव हुआ। प्रवासी साहित्य लोगों के दिल और दिमाग पर बहुत गहरा असर जताए। मैं उन कुछ नसीबों से हूँ जिसे दुनिया देखने का कुछ अवसर मिला। बहुत सारे देशों का सफर करना अपने आप में एक अलग अनुभव देती है। ये अनुभव अपनी सोच और समझ, दिल और दिमाग पर गहरा असर पहुंचाते हैं। ऐसी असर हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाती और इंसानियत पर जोर देती। अंदर ही अंदर ये लगने लगती, कौन अपना कौन पराया, जिंदगी में क्या महत्व है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है, जिंदगी में हमने अनुभव से क्या पाया है, क्या खोया है। ऐसी बहुत सारे सवालों का सामना करते हुए हम अपने घर से बाहरी विशाल दुनिया की ओर चल पड़ते हैं। हम संकुचित सीमा और योजनाओं से छुटकारा पाते हैं। फिर भी आप अपनी ही घर से, अपनी ही रिश्तेदारों से दूर रहते वक्त वो सभी याद आते हैं। बहुत सारे विचार, बहुत सारे व्यक्ति जिनको आप साथ रहते हुए नकारते हैं, उनका महत्व भूल जाते हैं, लेकिन दूर रहते वक्त वो सब चीजों का महत्व हम समझने लगते हैं। अपनों की प्यार मोहब्बत सबसे अच्छे लगने लगते हैं। शायद इसी के कारण कवि इकबाल साहब ने लिखे थे, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान था हमारा। कन्नड़ के पंप महाकवि ने भी लिखा, आर अंकुश विट्टुडम नेनेवुदेन्न मनमम बनवासी देशमम, माने कोई मेरे मन पर कितने गहरी अंकुश क्यों न लगाए, बस मेरा मन तो मेरी वतन बनवासी की याद में खो जाती है। घर, मातृभूमि और मूल संस्कृति प्रवासी साहित्य का आत्म या मुख्य द्वारा होती है, क्योंकि आपकी असली पहचान यही होती है। जो आप बाहर दूर जाते हैं, दूर रहते हैं, वहां से के सब चीजें आपके लिए नई होते हैं, बाहरी होते हैं, वो आपकी अंदर आसानी से नहीं चल पाती है।
वहाँ के बहुत सारे लोगों से आप पूरी तरह से नहीं मिल पाते हैं। ऐसी वक्त आप अपनी आप में खो जाना चाहते हैं, अपनीयत को पाना सकते हैं। इसी दिशा में उभर आई, इसी आलोचनाओं से उभर आई सभी विचार प्रवासी साहित्य का रूप लेती है। अंग्रेजी में उन्हें डायस्पोरा लिटरेचर कहते हैं। ये घर वापसी का काम को विषय को बहुत नाजुक से संभालना पड़ता है, क्योंकि इसको कई लोग अपनी कार्यसूची के अनुकूल सिंधु बनाकर साहित्य का जो विशाल मानवीय संबंध को बढ़ाने देने का उद्देश्य को हरा सकते हैं। दुनिया के बहुत से देशों में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। अभी हमारे बीच भाषण दिए हुए माननीय पूर्वतन कुलपति जी बताए कि 1.8 करोड़ पीपल जन अब भारत से बाहर रहते हैं। ऐसे अनिवासी भारतीय लोगों का कई प्रभेद है। कुछ लोग अंग्रेजों के जमाने में अच्छे जिंदगी की खोज में मजदूरों के रूप में चाय या कॉफी के बगीचों में काम करने गए। उसी के साथ कुछ व्यापारी लोग भी उनके साथ वहां मुनाफे के नजरिया से गए। बाद में कुछ लोग शिक्षित होकर अपनी वृत्ति के कारण बाहर गए। जब वे लोग अपनों से मूल संस्कृति से दूर रहते हैं, वक्त उन्हें पहचान की जरूरत पड़ती है। उनको आप कौन हैं, आपकी पहचान क्या है, जैसे सवालों का सामना करना होता है। ऐसे सवालों का सामना करते करते वो धीरे धीरे घर वापस आ पहुंचते हैं अपनी आलोचनाओं में। लेकिन याद रखिए, ये घर उनकी अपनी सोच का किताब का एक पन्ना होता है, एक पहलू है। कभी बाहर तोड़ी होती है, कुछ बार उन्हें कुछ आचरण के द्वारा, कुछ रिचुअल्स के द्वारा उन विषयों को जीवित रखने का जो कामपी चलती रहती है। इससे एक बात तो जरूर साबित होती है कि मूल संस्कृति और सभ्यता का खींच बहुत मजबूत होती है। ये होनी भी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के आधार पर हमारे व्यक्तित्व का, चारित्र का निर्माण हुई होती। इसी के कारण जो लिखाव विविध रूप में प्रकट होकर प्रवासी साहित्य का रूप लेती है। साहित्य की अध्ययन में हमें इससे बढ़कर और भी कुछ विषयों पर नजर डालना जरूरी होती है। ये साहित्य दिल और दिमाग का पुकार होती है, एक सृजनशील व्यक्तित्व का पहचान होती है। इनका इरादा आगे बढ़ना होनी चाहिए, मगर लौट आना नहीं। सच में आप लौट भी नहीं सकते, क्योंकि आपकी दिल में जो आलोचनाएं हैं वो आपकी बौद्धिक शक्ति का, सृजनशीलता का, उत्कर्ष का एक पहलू होती है, एक स्थिति होती है, जिंदगी बसाने की महल नहीं। बहुत कुछ बार यहाँ हम विकल्प में पड़ जाते हैं। हम यादों की बारात का पीछा करते हुए खुद अपनीयत को कुछ बार खो जाते हैं। अपने भविष्य को बनाने के लिए अपनीयत बड़ी चीज होती है। इसे हम कभी नहीं भूलना चाहिए। आप दुनिया में कहीं भी रह सकते हैं, अपनी मूल संस्कृति, सभ्यता और पहचान को कायम रखना पड़ता है। उसके साथ संबंध और संवाद जारी रखना चाहता है। एक संतृप्त जिंदगी बिताने में उन सब चीजों का मकसद हमें समझना पड़ता है। ऐसे करने से हम अपने से पहचान बना रख सकते हैं। जिंदगी में कहीं मंजिलें ऐसी भी है जहां हम जागे रह सकते हैं लेकिन जी नहीं सकते। शायद ऐसी माहौलों में ही शायर ने ये बात कही होगी, मैं लौटने की इरादों से जा रहा हूं, मगर सफर है, मेरा इंतजार मत करना। अगर हम घर से बाहर कदम रखते हैं तो हम नहीं रखते, हम सब बन सकते। यहाँ हमारे देश में ये हमारे देश में बसे बहुत सारे समुदाय को देखेंगे तो ये बात साबित होती है। हमारे देश को आर्थिक रूप में मजबूत करने में पारसियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। सदियों से ये लोग यहाँ रह चुके हैं, हमारे समाज का एक हिस्सा बन चुके हैं।
वो अपनी संस्कृति के प्रति प्यार लगाव ले रहे हैं। उन्हें आगे बढ़ने में ये सब मजबूर कर रहे हैं। वो अब अपने घर नहीं जा सकते क्योंकि वो घर अब जिंदगी का नहीं मगर सोच का हिस्सा बन गया है। मुझे लगता है ये जगह नहीं जाग है, ये बाहर नहीं अपनी अंदर ही होती है। मैंने पहले ही बताया कि हमारे पूर्वजों ने भी घुमक कर बीट थे। चारित्रिक कारण से वे नदी किनारे अपनी सभ्यता बनाई, लेकिन एक जगह पर जिंदगी बसाने के बाद भी घूमने का, फिरने का, दुनिया का दर्शन करने का, अलग संस्कृति, भाषा, व्यवहार जानने की इच्छा हमारे समाज सहज स्वभाव बनी हुई है। इसीलिए वैविध्य की खोज अभी भी जारी है। केदारनाथ पांडे, जो बाद में राहुल संक्रांतियन के नाम से जाने जाते हैं, वो भारतीय प्रवासी साहित्य का, उन्हें हम भारतीय साहित्य का पितामह जरूर कह सकते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में जो बात कही उस पर मैं थोड़ा नजर डालना चाहता हूँ। वो बताते हैं, सफर मनुष्य मनुष्य के बीच उठ खड़ी प्रत्येकता की दीवारों को गिरा सकती है और वैविध्यता को एक त्योहार के रूप में मनाने में मदद करती है। हम सब संकट की घड़ियों में हमारे संकट की घड़ियों में विविधता एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ने का संस्कार दे सकती है। जिंदगी को इसलिए मैं समझता हूं कि जिंदगी को एक लंबी सफर के रूप में समझना अब जरूरी है। इस सफर को जारी रखने से हम नई सबक सीख सकते हैं, नई अनुभव पा सकते हैं, नई संभावनीयता का राह दे सकते हैं, भविष्य के बारे में उत्सुक रह सकते हैं, नई उम्मीद और उमंग जिंदा रख सकते हैं। ऐसी मनोस्थिति हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है। दुनिया में जो उद्यमशील व्यक्तियां हैं, उनके बारे में कुछ किया अध्ययन से ये पता लगता है उनमें बहुत सारे लोग प्रवासी हैं। जगह के मूल निवासी में उद्यमी बहुत कम लोग बने हैं। हम अर्थशास्त्र में भी उत्पादन परिकर अगर चलनशील होती तो बहुत फायदेमंद होती। अगर हम सही ढंग से आलोचना करते हैं तो ये तो साबित होती है कि जो प्रवासी है और सफर जारी रखता है, उनका व्यक्तित्व बड़ी मजबूत होती है। ये प्रवासी साहित्य की अध्ययन बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये अनुसंधान महत्व, इससे हिंदी साहित्य और अनुसंधान की महत्व बढ़ जाती है। जागतिकीकरण के इन दिनों में प्रवासियों की संख्या भी बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी के कारण हमारे देश से संबंध भी जारी रखना बहुत आसान बनी है। प्रवासी साहित्य के विविध आयामों को लेकर अनुसंधान करने का बहुत मौका उभर आ रही है। मैं चाहता हूं हमारी हिंदी विभाग इस दिशा में आने वाले दिनों में और काम करेगी। मेरी बस यही इच्छा है कि हिंदी विभाग को अपनी ताकत के अनुसार सुविधा भी मिले। ये विभाग अपनी ताकत से पूरा देश में अच्छे नाम कमाए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करे। हमारी जो प्रदेश है वो बहुत पुरानी दिनों से ही प्रपंच के, विश्व के अनेक संस्कृति से जुड़ी रही थी। व्यापार के कारण, संस्कृति के कारण, साहित्य के कारण और अन्य से कारण उस पर काम करने की बहुत सारा मौका हमारे आगे है। मैं बस यही दो शब्दों से मेरा बात खत्म करना चाहता हूँ। दिल से मांगी जाए तो हर दुआ में असर होता है। दिल से मांगी जाए तो हर दुआ में असर होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनकी जिंदगी में सफर होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनकी जिंदगी में सफर होता है। नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद। आपके भाषण को, वक्तव्य को सुनकर नहीं लगता कि आप हिंदी नहीं जानते, या आज आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मंच पर जो प्रवासी साहित्य को लेकर, प्रवासी हिंदी साहित्य की परिकल्पना, उसकी अस्मिता और उसकी पहचान को लेकर जो बातें कही हैं, वो सचमुच श्लाघनीय है। धन्यवाद सर।
अब आज धन्यवाद हम मैडम। अब आज के विषय विशेषज्ञ यानी कि आज के इस वेबिनार के केंद्र भाग पर पहुंचते हैं। आज के विषय विशेषज्ञ हैं नेपाल से जुड़े हमारे श्री विष्णुलाल कमाल जी। तो अब इनके बारे में अगर कुछ कहना है तो बस इतना ही कह सकती हूँ। प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना ही सफलता का रहस्य है। तो सर आपका स्वागत है। तो आज मैं अभी विष्णुलाल कुमार सर जी का परिचय देने के लिए वैशाली सालियान जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे उनका परिचय दें। माइक अनम्यूट करिए। सभी को प्रणाम, सभी को हार्दिक अभिवादन और सभी को नेपाल के तमाम हिंदी प्रेमियों के तरफ से स्वागत तथा अभिवादन। नमस्कार, यथोचित सभी को प्रणाम, नमस्कार और जो है स्वागत। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत। जैसा कि मेरे बारे में जानकारी कराया, मैं उतना तो नहीं। वैशाली मैडम आप अपनी बात जारी रखिए। आप परिचय दे रहे हैं ना? विष्णुलाल सर जी 1 मिनट, वो आपका परिचय दे देंगे फिर आप बताइएगा। जी। ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वैशाली मंगलूर विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर हिंदी अध्ययन विभाग विश्वविद्यालय कॉलेज मंगलूर द्वारा द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार 2021 प्रवासी हिंदी साहित्य विविध आयाम का आज आयोजन किया जा रहा है। ये नील मनोहर कृतियों का ये विश्व कर्म स्थल है। परंपरा लग रही यहाँ ठहरा जिसमें बल है। जयशंकर प्रसाद की इन पंक्तियों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि भारतीय मूल के लोग विश्व के किसी भी कोने पर चले जाएं, अपनी पहचान बना ही लेते हैं। विदेशी भूमि को तो उन्होंने अपनी कर्म भूमि के रूप में स्थापित किया है। भारतीय मूल के विदेशों में निवास करने वालों की रचना लेखन को हम प्रवासी साहित्य के रूप में देखते हैं। अतः हम प्रवासी साहित्य के रूप में के द्वारा विदेश में रह रहे भारतीयों के जीवन संघर्ष, उनके अदम्य आत्मविश्वास और अपनी संस्कृति व नैतिक मूल्यों के प्रति गहरी आस्था को देखते हैं। इसी संदर्भ में आज हमारे बीच इस सत्र के अध्यक्ष नेपाल के विष्णुलाल कुमार जी हमसे जुड़े हुए हैं, जिनका परिचय देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप नेपाल में अवधि सांस्कृतिक प्रतिष्ठान के सदस्य हैं। आपने विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में सहभागिता तथा प्रपत्र प्रस्तुत किए हैं। विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कवि गोष्ठियों में आपने काव्य पाठ किया है। नेपाल आकाशवाणी पर आपके अनवरत कार्यक्रम प्रस्तुत होते रहते हैं। वर्तमान में आप स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रहे हैं। आप अनेकों पुरस्कारों के धनी हैं। आपका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। इस सत्र के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर विष्णुलाल कुमार जी से निवेदन करती हूँ कि वे प्रवासी हिंदी साहित्य के विषय पर अपने अनमोल विचारों को हम सबके सम्मुख प्रस्तुत करें। धन्यवाद। गुरुतुल्य आदरणीय महिला तथा सज्जन विरुद्ध सभी को विष्णुलाल कुमार की तरफ से यथोचित प्रणाम और नमस्कार। जय श्री राम। जैसा कि मेरे बारे में विचार रखा, मेरे परिचय कराते समय मूल रूप से मैं मातृभाषी अवधी हूँ और अवधी जो है वो हिंदी की प्राचीन भाषा है, बोली भी है। तो हमारे विचार रखने के क्रम में हो सकता है कि कुछ अवधी के तरफ झुकाव ज्यादा हो, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी सुधीजनों को, सभी विद्वान जनों को पुनः जो है
स्वागत अभिवादन करना चाहता हूं नेपाल की इस धरती से। आप जहां से भी जुड़े हैं, जितने भी जुड़े हैं, सभी हमारे आदरणीय हैं। प्रवासी भारतीय साहित्य के बारे में, प्रवासी भारत की जो है राष्ट्रीय भाषा जो हिंदी साहित्य के बारे में कुछ अपने विचार रखने की जो बात इस वेबिनार में अवसर मिला है, इसके लिए आयोजक बंधु सहित संपूर्ण को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा। क्योंकि जब से ये कोरोना महामारी आई है, कोरोना महामारी ने जो है ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि हम हर क्षेत्र में असफल होते हुए नजर आए, निरीह होते हुए नजर आए, लेकिन फिर भी एक अवसर भी मिला। इस अवसर के माध्यम से हमने जो है एक नए अवसर प्रदान किए हैं और वो वेबिनार के माध्यम से हम एक दूसरे के समक्ष जुड़ रहे हैं। तो भारत भूमि जो है वो विशाल है और भारत जो है वो प्राचीन देशों में से है। इसी प्रकार से यहाँ भाषा की बात की जाए तो भारतीय भाषा भी जो है एक प्राचीन भाषा है। भारतीय लोग किसी भी काम के सिलसिले में, पर्यटन के रूप में हो या रोजी रोजगार के रूप में हो, जब भी विश्व से बाहर गए तो अपने साथ में जो है वो भारतीय चिंतन और जो है भारतीय साहित्य को अपने साथ वो लेकर गए। हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत के बाद में नेपाल ही एक ऐसा देश है जहाँ हिंदी सबसे ज्यादा समझने बूझने वाले लोगों की संख्या है। नेपाल में 3 करोड़ की आबादी है, तो लगभग 3 करोड़ कुछ ही लोगों को छोड़ दिया जाए तो सबके सब लोग हिंदी समझते हैं और बोलने का प्रयास करते हैं। बहुत से विद्वान भी हैं जो नेपाल में हिंदी का लेखन और काम करते हैं। हम विचार रखने के क्रम में क्या है कि लोग जब अपने रोजगार के सिलसिला में, नौकरी के सिलसिला में या किसी प्रकार के काम के सिलसिले में जब वो भारत से बाहर गए तो अपने साथ में वो भारतीय संस्कृति को ले गए और उन्हीं के साथ में भारतीय भाषाएं भी गई। इसमें हिंदी भी भाषा गई, अपने साथ में पुस्तक गए, गीता रामायण जैसी पुस्तकों को भी ले गए और वहां पर उन्होंने अपने परिवार बच्चों को जो है अध्ययन कराया। इस प्रकार ये भाषा जो है वहां पर ये वृद्धि होती गई और वहां की जो दुख थी, पीड़ा थी, उन लोगों ने उसको अपने भाषा में सहेजना शुरू किया। कहते हैं कि लोग गाना और रोना ये कभी नहीं भूलते हैं और गाना और रोना वो अपनी ही मातृभाषा में करते हैं। तो इस प्रकार गाने के माध्यम से और रोने के माध्यम से या पीड़ा के माध्यम से वो अपनी भाषा माध्यम से जो है वहाँ के संस्कृति को, वहाँ के रीति रिवाज परंपराओं को जो है वो भारतीय भाषा में लिखते चले गए। इस प्रकार से देखा जाए तो प्राचीन जो है बहुत से प्रवासी भारतीयों के द्वारा बहुत से जो है प्राचीन लेख वगैरह भी लिखे गए हैं जिनका संग्रह तो नहीं हो सका, लेकिन इधर 50-60 साल से जो है 7 दशकों से जो है वो जो ये प्रवासी साहित्य जो है उपलब्ध होने लगा और प्रवासी लोग भी जो है अब भारतीय भाषा जो विश्व में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा भी प्राप्त कर चुकी है, उसमें जो है उन्होंने अपना कलम चलाना शुरू किया या रेडियो के माध्यम से लिखना शुरू किया या रेखा चित्र के माध्यम से, चित्रकला संगीत के माध्यम से विचार जो है शुरू किया। तो इस प्रकार से भारतीय जो प्रवासी भारतीय हैं उन लोगों ने देश के संस्कृति की रक्षा भाषा, साहित्य, कला, संगीत के माध्यम से जो सृजित की और ये जो है संख्या दिनानुदिन बढ़ती जा रही है। इधर काफी दिनों से कहा जाए 2-4 दशकों से तो जो है इस पे बहुत ज्यादा काम हुआ है। नेपाल में भी जो है राजेश्वर नेपाली तो विगत 2-3 दशक से जो है बहुत ही ज्यादा उन्होंने काम किया है। नेपाल हिंदी प्रतिष्ठान के नाम उन्होंने एक संस्था स्थापना कर रही है और जिसमें जो है सैकड़ों लोगों को जो है हिंदी के क्षेत्र में अद्वितीय काम किए
करने के कारण सम्मानित भी किया है। और इस प्रकार से जो है नेपाल में हिंदी का जो है प्रचार प्रसार काफी मात्रा में होना शुरू हुआ। हिमालय पत्रिका जो है वो विश्व स्तर की पत्रिका नहीं कह सकते, लेकिन नेपाल में उसका जो है स्तर विश्व स्तर से पत्रिका कम नहीं। जिसमें नेपाल के हिंदी जो प्रेमी लोग हैं वो अपनी जो है पत्रिका उसमें जो है कुछ न कुछ अपना लिखते रहते हैं, साहित्य का सृजन होता रहता है। तो जो है हिमालय पत्रिका में काफी कुछ जो है सुनने को जो है आप मिल सकता है आपको। इसी प्रकार जो है राजेश्वर नेपाली ने जो है जगहों में नेपाल के कई स्थानों पे जाकर के जो है राष्ट्रीय का सम्मेलन आयोजन किया। नेपालगंज में भी जो आज से सन 2003 में जो है यहाँ सम्मेलन आयोजन किया। आज से 18 बरस पहले जो है नेपालगंज में भी इसका आयोजन हुआ। इसी प्रकार नेपाल के बहुत से स्थानों में सम्मेलन आयोजन हुआ। हिंदी सेवा में कुछ लिखने के कारण से मुझे भी जो है 8वें सम्मेलन में मुझे भी जो है सम्मानित किया गया। इस प्रकार हमको भी जो कहना पड़ा कि अवसर मिला। हमने भी जो है बहुत सी कविताएं, गीत और संस्मरण वगैरह लिखे हैं। यादों के अवशेष जो है हिंदी में मेरी पहली एक कविता संग्रह है जो हमने लिखा। प्रवासी साहित्य के बारे में हम थोड़ा सा अपना विचार इस तरीके रख सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा महल बनाया जाए, या समझ लीजिए कोई राजभवन बनाया जाए, या कोई बहुत बड़ा एक निर्माण का काम किया जाए, तो उसके अंदर की सुंदरता, उसके अंदर का जो डेकोरेशन कहा जा सकता है, उसके अंदर की जो सृजना है वो भारत में भारतीय लोग करते हैं। तो उसके बाहर की जो सुंदरता है, बाह्य भाग है जिसको सुंदर बनाते हैं, वो प्रवासी लोग तैयार करते हैं। महल की सुंदरता जितनी बाहर से दिखती है, अच्छी लगती है, वो जो है बाहर से जो सुंदरता की जाती है वो पूरे विश्व के लोग उसको बाहर से देखते हैं। महल की सुंदरता, अंदर की सुंदरता जो है उसकी आंतरिक सुंदरता होती है, जो सिर्फ उस देश के निवासी या वहाँ के रहने वाले लोग ही उसको साहित्यिक अद्भुत के माध्यम से उसको देख सकते हैं। लेकिन उस महल की जो बाहर की सुंदरता है, वो सुंदरता जो है विश्व में या बाहर से रहने वाले लोग उसको देखेंगे, परखेंगे और वो बाहर से ख्याति प्राप्त करेगी। इस प्रकार भारतीय भाषा जो है, बहुत सी भाषाएं जिसमें हिंदी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा को जो प्रवासी भारतीयों ने कहना पड़ा, प्रवासी भारतीयों ने या भारतीय भाषा सीखने वाले विद्वानों ने, बहुत से विदेश के या भारतीय नहीं है फिर भी उन्होंने बहुत सी जो है विद्वान हैं जो हिंदी में बहुत ज्यादा सेवा की है और हिंदी में उन्होंने बहुत सी रचनाएं की है। और इस प्रकार से जो है उस भवन का जो है जो सुंदरता जो है सुंदरता विश्व में जो ख्याति प्राप्त किया वो प्रवासी साहित्य के माध्यम से हुआ। हमारे अपने दृष्टिकोण से हम यही कहना चाहेंगे कि हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य की जो भारत भूमि में रहने वालों ने जो सृजना की है वो उसकी आंतरिक साहित्यिक सृजना है, लेकिन बाहर से वासी साहित्य से जो सृजना हुआ वो इसके बाहरी स्वरूप का जो है अध्ययन है या दुख है, पीड़ा है, अनुभव है, ये जो है साहित्यकारों ने व्यक्त किया है। तो इस प्रकार भारतीय साहित्य जो हिंदी साहित्य है वो बहुत समृद्धशाली, गौरवशाली और महत्व पूर्ण होती गई है और बहुत से लोगों ने अपनी पीड़ाओं को जो है अपनी हंसी खुशी को उसमें व्यक्त किया है। आज इस कार्यक्रम में जो हमको थोड़ा सा बोलने का अवसर मिला है उसमें हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि नेपाल में भी बहुत से विद्वान लोग हैं जिन्होंने भारतीय साहित्य में कई भाषाओं का जो है उन लोगों ने किया है, जिसमें राष्ट्रभाषा हिंदी का भी सेवा किया है। कुछ लोगों के
विद्वानों के नाम भी मैं यहाँ जो है पढ़ना चाहूंगा, जिसमें राजेश्वर नेपाली जो है वो संस्थागत रूप से चला रहे हैं और वो अध्यक्ष भी हैं। और राजेश्वर नेपाली जो है वो हमारे साथ केरल में जो है हुबली में कार्यक्रम हुआ था, उस संगोष्ठी में वो सम्मिलित हुए थे और वहां से वो उन्होंने सम्मान प्राप्त किया था। इसी प्रकार जो है प्राध्यापक डॉक्टर आशा सिन्हा जी हैं, युगल कुसुम निधि जी हैं, राम स्वार्थ ठाकुर जी हैं, जानकी नंदन शरण जी हैं, ये सब विद्वान हैं। इसी प्रकार जो है चंद्रेश्वर उपाध्याय, रुद्रनाथ झा, श्री चंद्र प्रसाद शाह और जो है वरिष्ठ अधिवक्ता युगल किशोर लाल जी, बलराम नायक जी और धनुषा के बुन्नी लाल जी नवलपरासी के। इसी प्रकार जो है बहुत से साहित्यकार हैं जिनको हम परमानंद झा जो नेपाल के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, वो भी काफी जो है हिंदी में सेवा कर चुके हैं, संत कवि और अन्य साहित्यकारों का नाम भी जो है इसी प्रकार हैं। तो नेपाल में भी जो है बहुत से साहित्यकार हैं जिनको हम कम समय में ज्यादा नहीं बता सकते। फिर भी जो है देखा जाए तो विश्व में अमेरिका, इंग्लैंड, फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस, त्रिनाद, गियाना, कनाडा, अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ओमान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर, कोरिया, जर्मन, जापान, नीदरलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फ्रांस, बहुत से देश हैं जहाँ पर भारतीय लोग गए और वहाँ पर उन्होंने जो कुछ देखा, भोगा और जो कुछ जो जीवन पे आई उसको जो है अनुभव, अपने अनुभव को या अपने मित्रों को या अपने परिवार को बताने के लिए जिस भाषा में उन्होंने अभिव्यक्ति की वो जो है प्रवासी साहित्य के रूप में विकृत हुई है। और बहुत से अभी भी दुनिया में लोग हैं जो बहुत कुछ लिखे हैं, लेकिन जब से सरकार ने प्रवासी साहित्यकारों को प्रोत्साहित करना शुरू किया है और उनको समझने का शुरू किया, उनको अवसर दिया, उनको सुनने के लिए जो शुरू किया है, तब से ये साहित्य दिन प्रतिदिन और परिमार्जित और विकसित होती जा रही है। तो इसी प्रकार जो है कहना पड़ा कि बहुत से विद्वान भी हैं जिनको भारतीय साहित्य, भारत के जो है कहा जाए पदाधिकारियों ने या भारत के शीर्षस्थ व्यक्तियों ने जो है सम्मानित व्यक्तियों ने मान किया। इसी प्रकार हम जो है एक विद्वान का नाम लेना चाहेंगे, तो प्रोफेसर हरिशंकर आर्य जी हैं जिनको भारत के राष्ट्रपति ने, चार राष्ट्रपति ने जो उनको सम्मानित किया। तो नेपाल में भी साहित्यकार हैं, लेकिन नेपाल के साहित्यकारों को जो है अभी भारत के ऐसे जो है बड़ा सम्मान वगैरह प्रोत्साहित के रूप में जो है नहीं प्राप्त हुआ है। इस तरीके से देखा जाए तो नेपाल के जो साहित्यकार हैं वो भारत के दृष्टिकोण में उतने अच्छे साहित्यकार या इस तरीके से उनको बढ़ने का अवसर नहीं मिला। लेकिन भारत के जो अन्य साहित्यिक संस्थाओं हैं उन लोगों ने जो है नेपाल के साहित्यकारों ने सम्मान दिया है, जिसमें तो हम कह सकते हैं बड़े गर्व के साथ कि जो है हिंदी का वैश्विक स्वरूप के रूप में जो है ये काम करने वाली हिंदी की संस्था है जो डॉक्टर महेश दिवाकर जी है, इनकी संस्था है, नेपाल में आकर के कार्यक्रम किया और नेपाल के विद्वानों को जो है सम्मान भी दिया। काठमांडू में इनका कार्यक्रम हुआ और इन्होंने जो है वहाँ के विद्वान को सम्मानित किया, हमको भी वहाँ पर सम्मानित किया। और इस प्रकार जो है ये संस्था जो है डॉक्टर महेश दिवाकर जी की जो संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ये जाकर के विश्व में बहुत से देशों में जाकर के कार्यक्रम करती है और वहाँ के जो प्रवासी साहित्यकार हैं, विद्वान हैं, जो उनको जो है ये सम्मान देती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत की ये संस्थाएं धन्य हैं जो भारत भूमि से बाहर जाकर के और वहाँ के साहित्यकारों को सम्मानित करती हैं, उनके दुख और पीड़ाओं को जो है सुनती हैं, आत्मसात करती हैं
और उनको जो है जब सम्मान मिलता है तो वो गदगद हो जाते हैं और अपने को धन्य समझते हैं कि हमने जो सेवा की है वो हमारी सेवा व्यर्थ नहीं है और हमारी पीड़ा व्यर्थ नहीं है। आने वाली पीढ़ी इससे कुछ प्रेरणा लेगी और हम जो है इस प्रकार हिंदी साहित्य की सेवा कर सकने में सक्षम होंगे। ज्यादा क्या बोलें, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा जो आज ये अवसर मिला है, ये कोरोना महामारी में भी जो ये अवसर तलाश किया, इस संस्था को हम बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे और आयोजक को हम हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे और साथ में विजय दास जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे और हमको प्रोत्साहित करने वाले डॉक्टर सुमन जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने हमको जो है फोन करके इस कार्यक्रम में सहभागी होने का अवसर दिया। और मैं कुछ विद्वानों का नाम तो नहीं समझ सकती, लेकिन कुछ नाम जो है सामने डॉक्टर नागरनाथन जी और साथ में मंजुला जी और साथ में उदय कुमार जी भी हैं। सो प्रणाम है सभी को और सभी को हृदय से धन्यवाद देते नेपाल की धरती से कि आप सबको देख के एक फोटो में देख करके आपके विचारों को सुन करके हम धन्य हो गए। हम चाहते हैं कि नेपाल के जो साहित्यकार हैं हिंदी, उनको आप लोग प्रोत्साहित करें, उनका जो है मान जो है विश्व में सामने लाए। हिमालय पत्रिका बहुत अच्छी पत्रिका है, उसको आप अंतर्राष्ट्रीय के ग्राहक जाए और उनको भी सम्मानित करें। धन्यवाद और जय पाल, जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद सर। आपके बातों से हमें पता चला कि नेपाल में किस तरह से भारतीयों ने हिंदी साहित्य को लिखा है या फिर वहाँ भारतीय संस्थानों ने किस तरह से विदेशों में लिखे जाने वाले हिंदी साहित्य को प्रोत्साहित किया है। और आपकी बातों से ये तो पता चल गया कि प्रवासी साहित्य एक संघर्ष है, जिजीविषा है, वास्तव में नॉस्टैल्जिया का रचनात्मक रूप है प्रवासी साहित्य। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, राजेंद्र यादव जी कहते हैं प्रवासी साहित्य को संस्कृतियों के संगम की खूबसूरत कथाएं हैं प्रवासी साहित्य। सो धन्यवाद सर। आपके व्याख्यान के दौरान तमाम परेशानियों के बावजूद और नेटवर्क की समस्या होने के बावजूद आपने जिस तरह से हमारे साथ आप जुड़े और अपनी बातों को यहाँ पर रखा, सचमुच हम सबको आपने ज्ञानवर्धित किया है और हमें वहाँ की झलक प्रस्तुत की है कि किस तरह से नेपाल में हिंदी साहित्य लिखा जा रहा है। और आपने पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया कि किस तरह से नेपाल में कई ऐसे साहित्यकार हैं जो हिंदी में लिख रहे हैं। एक बार फिर हम सब की तरफ से धन्यवाद। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार है और यहाँ पर मैं एक बात सूचित करना चाहूँगी कि इस संदर्भ में जो फीडबैक फॉर्म है वो आपको कल दिया जाएगा। कल जब आप लॉगिन होंगे तो उस समय जो है फीडबैक आपको कल के दिन आपको सूचित किया जाएगा। तो इस तरह से जो है आज के इस प्रथम दिवस के वेबिनार में के आज अंतिम चरण पर पहुंचे हैं और आज के सभी कार्यक्रम में जितने लोग भी जुड़े हैं उन सब का ब्यौरेवार धन्यवाद समर्पित करने के लिए आ रही हैं श्रीमती रेखा जी। तो मैं रेखा जी से निवेदन करती हूँ कि वो आकर धन्यवाद समर्पण करें। एक छोटी सी कविता कहिए तो हम सुना देते हैं, प्रवासियों के बारे में मैंने लिखी है। हाँ सर, कहिए सर, कहिए। सुनाइए सर जी। सुनिए सभी को पुनः प्रणाम। सुनिए। हे विदेश में रहने वालों, हे विदेश में रहने वाले भाई बहन और मित्र सुनो, जहाँ रहो पर रहो सुरक्षित, जहाँ रहो पर रहो सुरक्षित, भारत की शान बनो। त्याग और तप की परिभाषा गौतम ने सिखलाई है। त्याग और तप की परिभाषा गौतम ने सिखलाई है। देश के गौरव हो तुम ही, धीर वीर बलवान बनो। देश के गौरव हो तुम भी, धीर वीर बलवान बनो। माता पिता गुरुजन और बच्चे राह तुम्हारी तकते हैं। माता पिता गुरुजन और बच्चे राह तुम्हारी तकते हैं। उनके लिए आदर्श और कर्तव्यशील संतान बनो। उनके लिए आदर्श और
कर्तव्यशील संतान बनो। जीते हैं वो तेरी बदौलत, कष्ट को अपने सहकर भी जीते हैं वो तेरी बदौलत, कष्ट को अपने सहकर भी गर्व तुम्हारे कर्म धर्म पर, स्वाभिमानी इंसान बनो। गर्व तुम्हारे कर्म धर्म, स्वाभिमानी इंसान बनो। नाज विष्णु को सदा है तुम पर, देश के सच्चे लाल बनो। नाज विष्णु को सदा है तुम पर, देश के सच्चे लाल बनो। जहाँ रहो उनका हित देखो, जहाँ रहो उनका हित देखो, नेपाली के भाल बनो। जहाँ रहो उनका हित देखो, नेपाली के भाल बनो। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। धन्यवाद सर। मंगलूर विश्वविद्यालय मंगल गंगोत्री स्नातक एवं स्नातकोत्तर हिंदी अध्ययन विभाग विश्वविद्यालय कॉलेज मंगलूर द्वारा आयोजित प्रवासी हिंदी साहित्य विविध आयाम 20 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के अंतिम पड़ाव में आ पहुंचे हैं और आज के इस कार्यक्रम के सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम मैं आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटक मंगलूर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर पी सुब्रमण्य यड़पड़ताय सर को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने अपनी कार्य व्यस्तता में भी हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर आज के द्विदिवसीय वेबिनार को उद्घाटित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किए तथा प्रवासी हिंदी साहित्य के संबंध में अपने ज्ञान से सभी को लाभान्वित किया। सर, आपको स्नातक एवं स्नातकोत्तर हिंदी विभाग तथा मंगलूर विश्वविद्यालय कॉलेज की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम के बीज व्याख्याता प्रोफेसर टी.वी. कट्टीमणि, केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश एवं सदस्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत सरकार। आदरणीय कट्टीमणि सर मेरे गुरु तथा मेरे गुरु के भी गुरु है, तो इसीलिए उनके प्रति हमारा जो लगाव है कुछ अधिक ही रहता है। तो इनके अपार ज्ञान भंडार से मुझे मेरी छात्रावस्था से ही परिचित हुआ था, तो आज फिर से उनको एक दोबारा सुनने का मौका मिला है। तो इस संदर्भ में मैं प्रोफेसर टी.वी. कट्टीमणि सर को स्नातक एवं स्नातकोत्तर हिंदी विभाग तथा कॉलेज की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अनुसुईया राय, प्राचार्य विश्वविद्यालय कॉलेज, आपको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हम सबको अपने बहुमूल्य विचारों से प्रेरित किया तथा इस कार्यक्रम के लिए हमें अपना सहयोग दिया। मैडम, आपको हिंदी विभाग तथा हम सभी की ओर से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद मैडम। आज के इस कार्यक्रम के अतिथि महोदय डॉक्टर उदय कुमार एमए, अध्यक्ष स्नातक वाणिज्य विभाग विश्वविद्यालय कॉलेज मंगलूर, आपको भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। उदय कुमार सर का हिंदी भाषा के प्रति लगाव अत्यंत सराहनीय है। हिंदी के पंडित ना होते हुए भी उनमें हिंदी के प्रति प्रेम अगाध है। उनके बातों से जो उनके बातों से स्पष्ट हो जाता है। आज फिर से सर को सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में हिंदी विभाग तथा कॉलेज की ओर से सर को हृदयताल तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद सर। आज के विशेषज्ञ नेपाल से हमारे साथ जुड़े विष्णुलाल कुमार, अवधि सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, इन्हें भी मैं कॉलेज तथा हिंदी विभाग की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जो अपने अगाध ज्ञान भंडार से हम सभी को लाभान्वित किए हैं। धन्यवाद सर। मैं आज के इस कार्यक्रम को आयोजित कर देश विदेश के विद्वजनों को एक मंच पर एकत्रित कर उन्हें सुनने का अवकाश कराने वाले विश्वविद्यालय कॉलेज के स्नातक और स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुमा टी.आर. और डॉक्टर नागरत्न एन. राव, साथ ही फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा कॉलेज के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्रीधर हेगड़े सर को भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ।
साथ ही यह उम्मीद तथा प्रार्थना करती हूँ कि भविष्य में ऐसे अनेक कार्यक्रम आप करते रहे और हम सभी को उससे लाभान्वित कराते रहे। एक बार फिर से आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद सर। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए गुरदीप सर का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम के निरूपण और सभी प्रकारों के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में हमें सहायता दिए हैं। उन्हें भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद सर। और इसी के साथ इस कार्यक्रम के आयोजन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जिन्होंने भी हमारा सहायता दी है, उन्हें भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही आज इस कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अंत तक प्रथम दिन के सत्र में अब तक जुड़े हुए सभी हिंदी प्रेमियों को, अध्यापक मित्रों को, शोधार्थियों को, सभी को एक बार फिर से स्नातक एवं स्नातकोत्तर हिंदी विभाग विश्वविद्यालय कॉलेज की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और हमारा जो 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का जो दूसरा दिन कल भी होने वाला है, मैं आशा करती हूँ आप इसी तरह सक्रिय रूप से कल भी हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद रेखा। और आज का ये जो कार्यक्रम है पहले दिन का यहीं पर समाप्त होता है। और मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि कल आप 12:10 को फिर हमसे जुड़े रहिए और इसी तरह हमारा साथ साथ दीजिए, तो हमारा सेमिनार जो है बहुत ही सफल रहेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। इसी के साथ आज का जो ये कार्यक्रम है यहीं पर समाप्त होता है और फिर हम कल